गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेल्स को द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन एवरेज एटॉमिक मास। तो बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस और आज हम पढ़ेंगे एवरेज एटॉमिक मासेस। तो स्टूडेंट्स लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बेटा अभी तो मैं आपको थोड़ा स्लो करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। टाइम के साथ स्पीड थोड़ा तेज होता जाएगा बिकॉज हमने बेटा सिलेबस भी कवर करना है एंड दूसरी बात आप हायर क्लास में हो गए हो। एंड बेटा सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी टॉपिक्स बेटा आपको प्रीवियस लेक्चर में कराए जाते हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के जरूर आओ, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सअप कर लिया करो। जैसे मैं आपको लेक्चर डालता हूँ, आपको लेक्चर में डाउट नहीं पता लगता, बाद में लगता है पता, तो बाद में भी बेटा व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है, या तो कमेंट कर लिया करो। ओके। Many naturally occurring element exist as a more than one isotopes। ये isotopes के रिगार्डिंग कल भी हमने पढ़ा था कि कई सारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो जिनके एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। When we take into account the existence of those isotopes and their relative abundance, abundance का वर्ड का मतलब होता है बेटा कि अर्थ में कितना परसेंट वो मिलता है, जितना ज़्यादा abundance मतलब उतना ज़्यादा परसेंटेज उसकी मिलती है, ठीक है बेटा। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट कैन बी कंप्यूटेड मतलब कैलकुलेटेड। एग्जाम्पल के लिए कार्बन का 3 आइसोटॉप्स होता है। अब देखो बेटा कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कार्बन हमें 100% मिलता है एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ में, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो 100% का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कार्बन 12 100% मिलता है। अब ध्यान से सुनो बेटा, कार्बन 12 जो है वो 98.892% मिलता है। कितना मिलता है? 98.892% मिलता है, ठीक है बेटा। कार्बन 13 मिलता है 1.08 और कार्बन 14 क्या मिलता है बेटा? जीरो के बाद, पॉइंट के बाद 10, जीरो के बाद 2। इसका मतलब समझ रहे हो कि इसकी अबंडेंस कितनी ज़्यादा कम है, समझ रहे हो बेटा। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हर 1 मिलियन में से एक होता है जो कार्बन 13 या कार्बन 14 होता है। 1 मिलियन में से हर मतलब 10 लाख में से एक कार्बन होता है जो कार्बन 13 या कार्बन 14 होता है, बस ऐसे समझ लो। तो इसमें से अगर हम बेटा इसका मास निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का एवरेज निकालते हैं। हम कहने को तो कह देते हैं कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, बट एक्चुअली बेटा वो 12 आता कैसे है? आपने ऑलवेज देखा होगा ना, 12 के पार्ट 0, 12 के बाद 0.011 होता है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये होता है कि इनका एवरेज होता है। एवरेज कैसे निकालना, ध्यान दे दो। इसको इसके साथ सबसे पहले बेटा एवरेज निकालने के लिए क्या किया, इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट किया, यानी 100 से डिवाइड किया है, इसको भी और इसको भी, ठीक है बेटा। और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया और फिर इन तीनों को प्लस किया, जैसे यहाँ देख रहे हो ना आप। और जब प्लस किया और एवरेज निकाला तो इसका हमारे पास ये आंसर, और यही क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास है, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास कह सकते हो। नेक्स्ट है बेटा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मासेस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। देखो बेटा मॉलिक्यूलर मास वर्ड का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की बात करें। मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे H2O हो गया, CH4 हो गया, एग्जाम्पल। तो अब मॉलिक्यूलर मासेस का मतलब क्या होता है कि कितने कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखो कैसे, जैसे CH4 है, ध्यान से देखो बच्चों, CH4 कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है ये, और यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है। 4 क्यों लगाया बेटा? 4 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन कितना होता है ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा, 10th में सभी ने मैथ किया हुआ है। तो एक है तो यहाँ 1 लिखा हमने, 1 मल्टीप्लाई इसका एटॉमिक मास, 4 है तो 4 मल्टीप्लाई इसका एटॉमिक मास, और ये इसका CH4 यानी कि मीथेन का एटॉमिक मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास। और नॉट एटॉमिक मास, इट इज मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास ये है, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर H2O का देखोगे तो H2O का कैसे निकालोगे? H2O 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2 लिखा, एक हाइड्रोजन कितना होता है इसलिए देखो बेटा 2 है 2, एक का कितना होता है ये, यानी 2 मल्टीप्लाई दिस, और एक ऑक्सीजन है तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई दिस। उनको सॉल्व किया तो 18.02 हमारे पास वाटर का आ गया। देखो बच्चों हम कहने के लिए CH4 का 16 और इसका 18 यूज कर लेते हैं, बट याद रखना बेटा एक्चुअल जो होता है ये होता है, ठीक है। जब आप जैसे अपना 11th में चल गए हो तो आपको ट्राई करना कि एक्चुअल वर्ड ही यूज़ करना ऑलवेज। और ये प्रॉब्लम है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसे आप ट्राई करना, ठीक है। ये भी एक देखो बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे 1 दिया हुआ है
और ये भी साथ में इसके प्रॉब्लम्स होते हैं। ये हमें क्वेश्चन में आ सकता है 1 नंबर पे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला आपको 30 तक मास और एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। अगर 30 के ऊपर आएगा तो आपको बेटा वहाँ पे मास गिवन होगा। नेक्स्ट है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास भी जो होता है बेटा वो कैलकुलेट एटॉमिक मास के तरह ही होता है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास के तरह ही होता है, बट फॉर्मूला मास का मतलब समझो। फॉर्मूला मास का मतलब क्या होता है, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, सम सब्सटेंस जैसे सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। मतलब जो फॉर्म कुछ कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड्स होते हैं वो अपने प्रीवियस, जैसे कि CH4 की बात कर लो, H2O की बात कर लो, वो उनकी तरह उनकी अरेंजमेंट नहीं होती, तो फिर कैसे होती है। इन कंपाउंड में क्या होता है, पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कौन होता है, क्लोराइड, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। और वो कैसे प्रेजेंट होता है, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर्स में। मान लो बेटा कि ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब है। अब इस स्ट्रक्चर में क्या दिखाया गया, पैकिंग ऑफ NaCl दिखाया गया। ध्यान से सुनना, इट मे बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम जो है बेटा किसके साथ घिरा हुआ है, 6 क्लोरीन के साथ। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये सोडियम है तो सोडियम किससे घिरा हुआ है, 6 Cl से। 6 Cl से कैसे घिरा हुआ है बेटा, एक Cl इसके इधर है, एक Cl इसके पीछे, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक ऊपर, एक नीचे। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए मैं एक कॉपी दिखाता हूँ। एक कॉपी का फेस ये है, एक कॉपी का फेस ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है बेटा। तो कॉपी के 6 फेसिस होते हैं ना, उसी तरह बेटा जो सोडियम होता है वो बीच में होता है और उनके 6 फेसिस पे कौन प्रेजेंट होता है, क्लोरीन। और इसी तरह उल्टा, क्लोरीन के 6 फेसिस पे सोडियम। मतलब सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे को घेर कर रखते हैं, एक दूसरे के आसपास रहते हैं, ठीक है बेटा। मतलब एक सोडियम 6 क्लोरीन से घिरा हुआ और एक सोडियम 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है और हर क्लोरीन फर्दर 6 सोडियम से घिरा हुआ है, ठीक है बेटा। ये चेन चलता रहता है ये। और ऐसे केसेस में जब हम निकालते हैं तो उसे बोलते हैं फार्मूला मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है बेटा। पर याद रखना फार्मूला मास निकालने का भी तरीका मॉलिक्यूलर मास जैसा ही है, बट आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल में होता क्या है तो वो मैंने ऊपर समझा दिया, बट निकालना एक जैसा ही है जैसा मॉलिक्यूलर मास निकाला। सोडियम का ये, क्लोरीन का ये आ गया आपके पास, ठीक है बेटा। नेक्स्ट करना है मोल कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। मोल कंसेप्ट का डेफिनेशन आप ये लिख सकते हो, द मोल कंसेप्ट इज ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा मेथड या कौन सा टेक्निक यूज करते हैं बेटा, उसे बोलते हैं मोल कंसेप्ट। एटम्स आर मॉलिक्यूल्स एक्सट्रीमली स्मॉल है साइज में, और उसका एंड देयर नंबर्स इन ए इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रियली वेरी लार्ज। अब देखो बेटा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है साइज में, और उसके नंबर्स जो है, देखो अगर मैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो वो है तो काफ़ी ज़्यादा। अगर मैं एक गिलास पानी में बात करूं, अगर एटम मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, बट उनकी अगर मैं मास की बात करूं, उनके साइज की बात करूं, वो मिलियंस ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होने के बावजूद भी वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे। एटम्स और मॉलिक्यूल एक्सट्रीमली स्मॉल साइज एंड देयर नंबर इन ए इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज रियली वेरी लार्ज। अब देखो बेटा, इनके मास और साइज तो काफ़ी स्मॉल है, जिनको मैंने पीछे भी दिखाया था कि इनको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते हैं। तो इन चीज़ों को हैंडल कैसे करना है, इतना देखो है स्मॉल बट मिलियंस में प्रेजेंट है, तो फिर इनको हैंडल कैसे करेंगे। जस्ट वी डोनेट देखो बेटा, इनको हैंडल करने के लिए जो कंसेप्ट है उसे बोलते हैं मोल कंसेप्ट या मोलर मास। एग्जाम्पल के लिए, और याद रखना ऐसा सिस्टम में मोल्स को MOL भी लिखते हैं, ठीक है बेटा। मोल MOL ही लिख दो या MOL लिख दो, दोनों सेम है। 1 मोल इज अमाउंट, मतलब 1 मोल क्या होता है, 1 मोल होता है बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, कंटेन एज मैनी पार्टिकल और एंटिटी। देखो बेटा 1 मोल ऑफ अमाउंट, 1 मोल क्या होता है, ये उसका डेफिनेशन है एग्जैक्ट कि 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें क्या है बेटा, एग्जैक्टली उतने नंबर ऑफ ही एटम प्रेजेंट है जितना किसमें प्रेजेंट है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन में। अब बोलो 12 ग्राम ऑफ कार्बन की बात मैंने क्यों किया, बिकॉज बेटा जो स्टैंडर्ड मास हमने लिया था, किसका लिया था, कार्बन का ना, तो अब उसके रिलेटिव ही हमने सबको कंपेयर करना है। ओके, आई थिंक क्लियर है आपको यहाँ तक। इसके बाद बेटा हमने क्या करना है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दिस नंबर प्रिसाइजली, मतलब क्या है
कि अगर आप चाहते हो कि ये कितना, मतलब इन नंबर्स को पता लगाना चाहते हो, नंबर मतलब कितने मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, 12 ग्राम। अब मैंने तो वैसे स्टैंडर्ड मास कार्बन को लेकर निकाल लिया, अब कार्बन में कितना होता है मोल्स, ये तो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सर कार्बन में कितना होता है। तो बेटा उसको कैसे निकालेंगे, उसका निकालने का तरीका क्या है कि इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ, मतलब कितना मोल्स है कार्बन ऑफ 12 ग्राम में, उसे निकालने के लिए बेटा एक मशीन होती है जिसे मास स्पेक्ट्रोमीट्री बोलते हैं। और आपको जान के हैरान होगा बेटा, एक मास स्पेक्ट्रो मशीन का जो रेट होता है बेटा वो 3 करोड़ से 7.5 या 10 करोड़ प्लस तक जाता है, यानी कि ये करोड़ों की मशीन होती है। और ये हमारे अगर जलंधर की बात करें तो हमारे जलंधर में सिर्फ एक NIT जलंधर में है, और एक अगर अमृतसर की बात करें तो एक अमृतसर में हमारे GNDU कॉलेज में है। उसके अलावा बेटा ये मशीन जलंधर छोड़ो, पंजाब में कुछ गिने चुने को जगह पे ही है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। एंड बेटा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मशीन होती है, एक अपरेटस होती है जिसकी हेल्प से हम किसी का एग्जैक्ट मास निकाल सकते हैं। एंड जब उन्होंने निकाला कार्बन का तो उन्होंने क्या बोला कि इतना ग्राम, यानी 1.99 10⁻⁻23, ये -23 ग्राम है। यानी समझ रहे हो बेटा, 0 के बाद 22 बार, पॉइंट के बाद 22 बार 0, उसके बाद 1 9 2 6 4 8 एक्सेट्रा आएगा। समझ रहे हो कितना कम मास होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन का। तो अब आपने निकालना है कि नोइंग दैट 1 मोल ऑफ कार्बन वेट 12 ग्राम, अगर मैं बोलता हूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट 12 ग्राम होता है तो कितना नंबर ऑफ एटम इसके अंदर है। तो अगर मैं एटम निकालूंगा, मैंने तो बोल दिया मिलियंस ऑफ एटम होते हैं, बट कितना मिलियंस ऑफ एटम होता है वो देखो 12 ग्राम में निकालना है। ठीक है बेटा, मशीन से जो निकाला गया उसका वेट ये, बस आपने क्या करना है, इसको इसके जो मशीन से निकाला गया वेट से डिवाइड कर दो और आपके पास आंसर ये बना जाएगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो आपके पास क्या आंसर आया। अब आप कहोगे चलो कुछ बच्चों को होती है प्रॉब्लम कि सर यहाँ -23 या प्लस कैसे है। बेटा ये डिवाइड में -23 है, जब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि आप देखो ना, अगर डिवाइड करोगे तो इसे इसके साथ करोगे ना, इसको थोड़ा किसी के साथ करोगे, इसे तो ऊपर भेजना पड़ेगा मजबूरी में आके। तो जब ये साइन, अगर मान लो कि कोई पावर है n, अगर वो नीचे है तो वो अगर माइनस में है तो ऊपर जाके वो प्लस में हो जाएगा, याद रखना। अगर प्लस में है नीचे प्लस में, ऊपर जाके माइनस, अगर नीचे माइनस ऊपर जाके प्लस। ठीक है बेटा, ओके। और आपके पास देख लो 6.022 10⁻23 एटम्स होते हैं पर मोल में। समझ गए बेटा कितना ज़्यादा एटम होता है एक मोल में। और बेटा इसी ये फार्मूला आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट। इसी टर्म को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट। अब जो इसका अपने नोट्स बनाना है, कैसे बनाना है, उसमें एक ये डेफिनेशन लिख लेना, उसके बाद ये लिखना है अपने, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद फर्दर क्या लिखोगे, फर्दर वैसे लिखना लिख लेना, नहीं लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, बट आप जस्ट एक वर्ड लिख लेना कि एवोगाड्रो कांस्टेंट इक्वल टू दिस, बस। उसके अलावा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है किसी स्टूडेंट को तो बेटा बेझिझक जब मर्जी मुझे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि मान लो वाटर है हमारे पास, किसकी बात किया, वाटर है हमारे पास। और अगर अब एक बच्चा पूछता, एक बच्चा में से मान लो एग्जांपल के लिए पूछता कि सर वाटर में हाइड्रोजन कितना % है, या एक बच्चा पूछता सर वाटर में ऑक्सीजन कितना % है, तो ये तो बड़ी बात होगी। अब मैंने तो ऐसा कुछ निकाला ही नहीं पहले, तो अब मैं कैसे निकालूंगा उसमें से। तो बेटा इसकी कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन। We were dealing with the number of entities present in the given sample, but many times the information regarding the percentage of particular element in the compound is required. हमें ज़रूरत होती कभी कभी। सपोज अगर हमने इनको निकालना है तो कैसे निकालना है, तो अगर बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने का तरीका ये होता है, मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। देखो बेटा परसेंटेज को कॉम्पोनेंट कैसे निकालते हैं, कितना मास है उस एलिमेंट का कंपाउंड में। ठीक है बेटा, जिसका निकालना है, एग्जांपल मैं आगे करा दूंगा, जिसका निकालना है उसका कितना मास है, टोटल मोलर मास कितना इनटू 100। अब आगे आ जाओ, आपको और अच्छे समझ आ जाएगा कैसे मैंने बात किया। जैसे मोलर मास ऑफ अगर मैं मोलर मास ऑफ वाटर की बात करूँ इतना होता है। अगर मास ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे
तो हमारे पास क्या होता है बेटा, 2 हाइड्रोजन होता है, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 1 का इतना, और टोटल देखो बेटा वही पीछे वाला फॉर्मूला कि जिस कंपाउंड का निकालना है उसका मास कितना और टोटल मास कितना है, इंटू 100, और ये हमारे पास इतना परसेंटेज आ गया कि मास ऑफ हाइड्रोजन कितना वाटर के अंदर 11.18 और मास ऑक्सीजन देखेंगे तो 88.79%। तो बेटा इसके रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आ सकता है, न्यूमेरिकल इन द सेंस ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मीथेन वाटर या और जैसे C2H5OH, तो इस अकॉर्डिंग आपने निकालना है। ट्राई करो, प्रॉब्लम आएगा ज़रूर पूछना, नहीं पूछोगे तो आपका नुकसान है। ठीक है बेटा, तो आज हमने इतना ही करना है। नेक्स्ट जो मैं कराऊंगा बेटा, ये क्वेश्चन आप मान लो कि ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज़ आना चाहिए। न्यूमेरिकल जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर एग्ज़ाम पर्पसेस, चांसेस काफ़ी होते हैं एग्ज़ाम में आने के। तो बेटा कोई भी प्रॉब्लम है पिछले कोई भी टॉपिक में या आज के टॉपिक में, तो मुझे विद इन ए लेक्चर और आफ्टर लेक्चर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो या कमेंट करके। थैंक यू फॉर टुडे।